जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब लोग। तो आपका स्वागत है आज हमारे शक्ति 1.0 की पहली क्लास में, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत भाई आप सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत में जिसका फाउंडेशन रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद यहाँ पे 5 डायनेस्टीज रूल करती हैं। सबसे पहली जो थी वो स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आती है भाई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और जो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की उसका नाम रहता है लोधी डायनेस्टी। तो आज हम उसी दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और भाई स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलूक डायनेस्टी जिसको कहा जाता है, उसके यहाँ पे जितने भी रूलर्स रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं भाई कि जो लगभग लगभग एरिया है दिल्ली सल्तनत का। तो इस मैप पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो रूल था वो कहां तक रहता है। तो आप मैप पे एक बार देख सकते हैं, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है इन्होंने कवर किया था जब दिल्ली सल्तनत अपने पीक पे थी। जैसे तुगलक डायनेस्टी की बात करें, ये मैप जो है मैंने तुगलक डायनेस्टी का लगाया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि भी दिल्ली सल्तनत का रूल जो था वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में था भाई। तो देख लेते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने उसके अंदर डायनेस्टीज रहती हैं। 5 डायनेस्टीज रहती हैं, उसको मैं आपको बता ही चुका हूं। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड रहता है दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेके 1526। तो थोड़ा सा आपको चीजों को समझने के लिए, दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और वो पीछे हम जाएंगे भाई 1191 और 1192। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 ईयर हैं भाई। तो देख लेते हैं 1191 में क्या होता है। 1191 और 1192 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको इन दोनों ईयर्स को आपको ध्यान रखना है। इसमें होता है भाई बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन जो है आजकल भाई वो हरियाणा में एक शहर है, उसका नाम है करनाल। तो वहां पे तरावड़ी नाम का एक कस्बा है छोटा सा, जिसका पहला नाम जो था वो तराइन था। तो बैटल ऑफ तराइन था फर्स्ट यहां पे। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो होता है वो होता है भाई 1192 में। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप दिल्ली सल्तनत का जो टाइमिंग है वो तो बता रहे हैं 1206 से लेके 1526, लेकिन आप यहां पे बैटल ऑफ तराइन क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि फाउंडेशन यहीं से शुरू होती है। कहीं ना कहीं ये जो था वो बड़ा रीजन था। 1191 में दिल्ली के ऊपर रूल कर रहे थे भाई आखिरी जो इंडिपेंडेंट हिंदू शासक थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो भी मोहम्मद गोरी एक इन्वेडर आता है और वो अटैक करता है दिल्ली के ऊपर। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल होती है, और वो बैटल होती है बैटल ऑफ तराइन के नाम से। तो भाई यहां पे क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। बट एक गलती वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि उसके प्राण नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर दया कर देते हैं। फिर ये फिर से आता है 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। गोरी फिर से लौट के आता है और ये डिफीट कर देता है भाई पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी, यहां पे गोरी बिल्कुल भी नहीं करता, और भाई उसको मार दिया जाता है। अब देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने की है, ये जो गोरी था ना, गोरी के कुछ स्लेव्स थे। गोरी के कुछ स्लेव्स थे, ठीक है। वहां उस टाइम पे क्या था कि भी स्लेव की मंडी लगती थी, ठीक है, मार्केट लगती थी, खरीदे जाते थे उनकी क्वालिटी के आधार पे। किस स्लेव की क्या क्वालिटी है उसके बिहाफ पे स्लेव खरीदे जाते थे, ठीक है। जैसे आजकल आप जाते हैं भाई मार्केट में, जाते हैं, सब्जियां बिकती हैं, फ्रूट्स बिकते हैं, तो ऐसे ही लोगों की खरीद फरोख्त होती थी कि भाई किसके अंदर क्या टैलेंट है, किसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसी के बिहाफ पे स्लेव्स को खरीदा जाता था। तो गोरी के कुछ इंपॉर्टेंट स्लेव्स थे, उनके हम नाम देख लेते हैं। पहला नाम था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। एक स्लेव का नाम था यल्दोज, और एक स्लेव था उसका नाम था कुबाचा। अब आपको यह समझना है कि भी 3 इंपॉर्टेंट स्लेव थे। किसके स्लेव थे ये गोरी के स्लेव थे भाई। ये जो हैं तीनों, ये मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। फर्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड वन इज यल्दोज, एंड द थर्ड वन इज कुबाचा। इन तीनों स्लेव्स में जो थोड़ा सा भाई ज्यादा लाइक जिसको हम कह सकें कि भाई जिसके साथ ज्यादा प्यार प्रेम था गोरी का, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हमें समझना है थोड़ा सा, क्योंकि यही दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखेगा 1206 में।
भाई गोरी यहाँ पे इन्वेजन के दौरान भाई वो बहुत सारी जगह अटैक करता रहा और 1205 में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो भी सारा राजपाट था वो किसने संभाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को मैक्सिमम पार्ट जो था भाई रूल का, वो सारा उसको मिल गया। चले अब देख लेते हैं भाई कुछ नई जानकारी इसके बाद। अब ऐबक क्या करता है? ऐबक जो था, इसके सामने दो चैलेंज थे। वो क्या थे? एक यल्दोज था और एक था कुबाचा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, मैं इसका थोड़ा सा आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यल्दोज के सामने दो चैलेंज थे, एक तो कुबाचा था और एक दूसरा था यल्दोज। चलो भाई, तो देख लेते हैं अपन अब दिल्ली सल्तनत भाई। तो दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग टाइम मैं आपको बता ही चुका हूं, 1206 से लेके 1526 एडी तक था भाई। ध्यान रखना है इसको। और इसको क्या कहा जाता है? इस पीरियड को कहा जाता है, दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज सल्तनत ए हिंद और सल्तनत ए दिल्ली। तो ये 1206 से लेके 1526 तक का जो टाइम है, इसको भी सल्तनत ए हिंद और सल्तनत ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। चले नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं भाई। अब हम देखेंगे भी कौन कौन सी डायनेस्टी जो थी वो यहां पे रूल करती है। मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज स्लेव डायनेस्टी, सेकंड वन इज खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद, और द लास्ट वन इज लोधी डायनेस्टी। टाइम पीरियड भी मेंशन है, 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी, 1290 से लेके 1320। देखो ये टाइम पीरियड बड़े ध्यान रखने आपको कि कौन सा जो डायनेस्टी है वो सबसे लंबे टाइम तक रूल करता है, कौन सा डायनेस्टी जो है वो सबसे कम टाइम तक रूल करता है। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो भाई 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, इसी को ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ममलूक। और भाई कुछ हिस्टोरियन इसको इल्बरी वंश भी कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए ध्यान रख लेना। इसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम रहता है वो 1290 से लेके 1320, मतलब सिर्फ 30 साल तक। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ये क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखनी है और ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि सबसे लंबे टाइम तक कौन रूल करता है, सबसे कम टाइम तक कौन रूल करता है। तो सबसे कम टाइम तक कौन रूल कर रहा है? यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स के लिए। उसके बाद हम देखें तुगलक डायनेस्टी। ये भाई 1320 से लेके 1414, ठीक है, 94 ईयर्स तक ये रूल करता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, कई बार आपको लगता है कि टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि भाई वो सीक्वेंस दे देगा, 4 डायनेस्टी दे देगा और पूछ लेगा कि भाई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके टाइम पीरियड के हिसाब से, किस लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के हिसाब से या स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड के हिसाब से आप क्या करो भाई, इनको सीक्वेंस में सजाओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेके 1451। और जो लास्ट बचता है भाई लोधी डायनेस्टी, 1451 से लेके 1526। और आप सबको पता है 1526 में इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर की एक लड़ाई होती है पानीपत में। और उस पानीपत की लड़ाई में क्या होता है भाई, दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और यहां पे मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी जाती है, मुगल वंश का की नींव रखी जाती। चले देखते हैं नेक्स्ट भाई। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे गुलाम वंश को। गुलाम वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी और इल्बरी जो क्लैन है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं भाई, इसकी फाउंडेशन किसने रखी। पहले तो इसके एक बार हम राजा देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से रूलर्स जो हैं वो आएंगे भाई। चलो भाई देखो भाई, सबसे पहले फाउंडर जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, इसी का बेटा था, लगभग 8-10 महीने तक रहता है। टाइम पीरियड भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह। आराम शाह के बाद भाई जो रूल करता है वो करता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे से नाम है, ना तो इनका कोई ज्यादा रोल है, बस लिख दिया है मैंने, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान, फर्स्ट रूलर, विमेन रूलर मानी जाती है भाई, ठीक है। रजिया सुल्तान 1236 से लेके 40, सिर्फ 4 साल तक ये रूल करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर इसको माना जाता है। मान के चलो आप, आज से लगभग 800 साल पहले एक महिला शासिका है, और वो भी किसमें,
मुस्लिम कम्युनिटी में, जहां पे थोड़ा सा भी चीजें जो है वो महिलाओं को लेके आज भी क्या है, संकुचित रहती हैं। चलें देखते हैं भाई नेक्स्ट। इसके बाद बहराम शाह। बहराम शाह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आप उसकी नजरों में आजकल इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भाई बलबन को। बलबन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर रहता है स्लेव डायनेस्टी का। उसके बाद भाई छोटे छोटे कैकुबार और शमशुद्दीन कैमूर, ये 1290 तक यहां पे क्या हो जाता है भाई, एंड हो जाता है किसका, स्लेव डायनेस्टी का। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भाई, इसका टाइम रहता है 1206 से लेके 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो कैपिटल है वो बनाता है लाहौर को। इसको हम दिल्ली सल्तनत का फाउंडर तो कह सकते हैं, लेकिन रियल फाउंडर नहीं कह सकते, क्योंकि इसने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली की बजाय क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और ये किसका स्लेव था, ये गोरी का स्लेव था। इसी के नाम पे ये फाउंडेशन बनाता है, स्लेव डायनेस्टीज को हम जानते हैं। चलो भाई देखते हैं। तो भाई गोरी की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर इन लाहौर। ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर, एक भाई स्वतंत्र शासक जो है वो घोषित कर देता है। कहां पे, लाहौर में। तो इसकी जो कैपिटल थी वो आपको ध्यान रखनी है। लाहौर क्या थी, इसकी कैपिटल थी। चले नेक्स्ट देखेंगे भाई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने, मैंने आपको बताया था, आप ध्यान करो थोड़ी देर पहले ही, किसके सामने दो चैलेंज थे। वो चैलेंज क्या थे, एक चैलेंज तो यलदौज था, एक कुबाचा था। लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट था भाई, वो इसको मिल जाता है थोड़ा सा मुल्तान मुल्तान के एरिया में, जो आज का पाकिस्तान है, इस वाले एरिया में यलदौज और कुबाचा को कुछ रूल करने के लिए मिल जाता है। चले नेक्स्ट देखें भाई। ये पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है। ये खुद को क्या नहीं बोलता है, ये सुल्तान नहीं बोलता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये खुद को स्लेव ही मानता है, सिपह सालार मानता है भाई ये, ठीक है। ये मतलब अपने आप को क्या मानता है कि मैं तो भाई एक कमांडर हूं, और किसके अंडर हूं, मोहम्मद गोरी के अंडर हूं। इसलिए ये खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं देता है, सुल्तान का टाइटल नहीं देता है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसका जो स्वभाव था वो बहुत ही काइंड था, बड़ा ही लिबरल था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि दो टाइटल्स हैं। एक पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक ही शासक ऐसा रहा है, एक ही रूलर ऐसा रहा है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और उसका क्या नाम था, उसका नाम था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। इसने मलिक और सिपह सालार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। मलिक और सिपह सालार के टाइटल्स ये अडॉप्ट करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, और जो उपाधियां ये धारण करता है वो कौन कौन सी थी, मलिक और सिपह सालार। दूसरी बात भाई, ये काइंड हार्टेड था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लाख बख्श या हातिम के नाम से भी इसको जाना जाता है। लाख बख्श मतलब भाई जो लाख को बख्शने वाला है, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। इसको कुरान का अच्छा नॉलेज था, ठीक है। इसको कुरान का अच्छा नॉलेज था, इसीलिए इसको कुरान खान भी कहा गया। जो रिलीजियस टेक्स्ट है मुस्लिम रिलीजन का, उसका नॉलेज इसको अच्छा होने की वजह से इसको क्या कहा गया भाई, कुरान खान भी कहा गया। अब देखते हैं, इसने कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाए, मतलब 4 साल का इसका रूल था, 1206 से लेके 1210 तक। तो अब होता क्या है कि इसने कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाए। वो स्ट्रक्चर्स कौन से थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्ट्रक्चर बनवाया वो स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है, उसकी 2 ही मंजिल बनती हैं। दूसरा भाई, इसने अजमेर में एक जगह बनवाई, एक मॉस्क बनवाई, जिसको बोलते हैं हम 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब 2.5 डे में जो चीज बन जाए, आपको पता है कि ऐसी चीज नहीं बन सकती, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं इस बात पे। कहा जाता है कि भाई इसने क्या किया, इसने कोई मंदिर वंदिर या कोई स्ट्रक्चर तोड़वा के उसको मॉस्क बना दिया, और उसको बोल दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। एक यहां बनवाता है ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, ये भाई दिल्ली में है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क भी बनवाता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूं, कुतुब मीनार ने स्टार्ट करवाया था कंस्ट्रक्शन किसका, इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार का, ठीक है, बख्तियार काकी के मेमोरी में। और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ये अपने नाम से नहीं बनवाता है। बख्तियार काकी एक सूफी संत थे,
उनकी मेमोरी में ये बनवाता है कुतुब मीनार। क्योंकि कई बार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में ही या उसके नाम से, लेकिन नहीं, ये बख्तियार काकी के नाम से बनवाया जाता है। और इसको कंप्लीट कौन करवाता है भाई? इसके बाद में आने वाला रूलर इल्तुतमिश इसको कंप्लीट करवाता है। अब देखो भाई 1210 में हो गई इसकी डेथ। ये गेम खेल रहा था भाई, उसको बोलते हैं चोगान। जैसे आजकल आपने पोलो देखा होगा ना, जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, ठीक है? तो भाई ये खेलते हुए इसकी डेथ हो जाती है 1210 में। और इसकी कैपिटल मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, द कैपिटल वाज लाहौर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बट नॉट रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, लोग इससे खुश थे नहीं, ठीक है? कैपेबल भी नहीं था, इसलिए क्या हो जाता है ये भाई, ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ ऐबक बट प्रूव्ड इनकॉम्पिटेंट। भाई कैपेबिलिटी थी नहीं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, गद्दी पे ज्यादा दिन तक, लगभग 8 से 10 महीने ही इसका टाइम पीरियड रहता है। और इसको हटा कौन देता है? विद इन ए फ्यू मंथ्स इल्तुतमिश रिमूव्ड हिम एंड टुक ओवर द रूल। इल्तुतमिश जो कि खुद एक गुलाम था, किसका किसका गुलाम था? ये गुलाम था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इसका गुलाम भी था, और ये इल्तुतमिश इसका दामाद भी था, ठीक है? मैंने आपको बताया था यल्दोज कुबाचा इन सबको सप्रेस करने के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, किसी की बेटी की शादी अपने साथ कर लेता है, अपनी बेटियों की शादी, अपनी बहनों की शादी, इन सबके साथ कर देता है, वो बड़े ही अच्छे तरीके से, ठीक है? मतलब बहुत अच्छा तरीका तो नहीं कहेंगे खैर इसको, लेकिन वो एक ऐसे तरीके को अपनाता है कि भाई वो मैरिज पॉलिसी अपनाता है। उससे क्या होता है कि भाई वो रिश्तेदारी बना लेता है इन सबके साथ, और फिर वो इजिली 4 साल अपना रूल कर पाता है। चले इसके बाद हम देखेंगे भाई आराम शाह के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मैंने आपको बताया स्लेव था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसीलिए इसको बोला जाता है स्लेव ऑफ स्लेव। इसको ध्यान से समझना है आपको, स्लेव ऑफ स्लेव क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि भाई ये किसका स्लेव था? ये स्लेव था ऐबक का। इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का भी क्या था? स्लेव था। इसीलिए इसको बोला जाता है स्लेव ऑफ स्लेव, गुलाम का गुलाम बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि ये खुद कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी गोरी का स्लेव है और ये उसका स्लेव है, तो इसको बोला जाता है गुलाम का गुलाम। इसको माना जाता है द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखो भाई फाउंडर तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन द रियल फाउंडर क्यों माना जाता है इसको? क्योंकि ये कैपिटल शिफ्ट करता है दिल्ली में, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, तो इसीलिए इसको बोला जाता है द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। चले देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश मैं आपको बता ही चुका हूं क्या था भाई, ये गुलाम था। ही वॉज कोल्ड स्लेव ऑफ स्लेव। किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। द फर्स्ट सुल्तान वो रिसीव्ड रिकॉग्निशन फ्रॉम द खलीफा। ये भाई पहला सुल्तान था जिसको खलीफा से क्या मिलती है? मान्यता मिलती है, ठीक है? चले मैं आपको एक पॉइंट नेक्स्ट जो है वो यही है कि भाई इसने कैपिटल को जो है वो लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया था। तो ये कहां पे शिफ्ट करता है कैपिटल को? ये आपको बड़ा ध्यान से देखना है, ये लाहौर से कैपिटल को ले आता है भाई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसने बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट काम किया, और वो क्या किया? इसने कुछ कॉइन जो थे वो इशू किए। और कॉइन कौन कौन से थे? उनके दो नाम थे, एक का नाम था टका और एक का नाम था जीतल। जो टका कॉइन था ना वो बना था सिल्वर से। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, पीवाईक्यूज में इसको पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना है। जो कॉपर का था उसका नाम था जीतल। तो ध्यान क्या रखना है, इसने दो तरह के कॉइन जो है वो इशू किए। पहला जो सिल्वर का कॉइन था उसका नाम था टका, और आपको पता भी होगा भारत का एक पड़ोसी मुल्क है छोटा सा, ठीक है, बांग्लादेश, उसकी करेंसी जो है, जानकारी के लिए आपको याद रखना है, वो टका है। और तांबे का भाई जो कॉपर का ये एक कॉइन इशू करता है उसको बोला जाता है जीतल। इसके अलावा एक काम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश करता है
वो 40 अमीरों के ग्रुप को बनाता है, क्रिएट करता है भाई। 40 अमीर मतलब जो स्ट्रॉन्ग लोग थे। वो ये काम करता है क्यों है? इसलिए करता है कि भाई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी के साथ, कोई भाई रिवोल्ट ना करे, उसके अगेंस्ट खड़ा ना हो जाए। तो वो 40 लोगों का, 40 अमीरों का एक ग्रुप बनाता है, और उस काउंसिल को या उस ग्रुप को बोला जाता है तुर्कान ए चहलगानी। लिख देता हूं यहां पे, तुर्कान ए चहलगानी। ध्यान देना है आपको इसके ऊपर, ठीक है। तुर्कान ए चहलगानी, 40 अमीर का एक ग्रुप। और इस काउंसिल को, ये काउंसिल जो थी ये रिस्पॉन्सिबल रहती है, ये स्टेट में इंटरफेयर करती है, और ये चाहता है कि भी किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो ज्यादा का। इसीलिए क्या करता है इल्तुतमिश, तुर्कान ए चहलगानी बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। उसके बाद इल्तुतमिश ने भाई जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, ठीक है, अब वो वेतन तो देता नहीं था, मतलब ऐसे कैश में तो पैसे देता नहीं था, तो उसने क्या किया, इक्ता सिस्टम शुरू किया। मतलब एक इक्ता बोला जाता है ए पीस ऑफ लैंड, मतलब कुछ एकड़, या मतलब ऐसे आज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं आपको, कि जैसे कुछ जमीन का एक टुकड़ा दे दिया गया कि भाई इससे आपको जो रिवेन्यू मिले, आपसे इससे जो खेती कर सके, मतलब जो भी है इसके मालिक आप हैं। प्रशासनिक अधिकारी काम करेगा, उसके बदले में उसने क्या किया, उसको एक पीस ऑफ लैंड दे दिया, और उसको बोला जाता है, वो सिस्टम को बोला जाता है इक्ता सिस्टम। इक्ता जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो है पीस ऑफ लैंड। अब देखो भाई, इसने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी काम किया, और वो रिवॉल्यूशनरी काम क्या था, इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपनी सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। अब सिंपल सी बात है, जो तुर्कान चहलगानी है, 40 अमीरों का जो ग्रुप है, वो तो इस बात से एग्री करेगा नहीं, क्योंकि भाई उस टाइम पे आज से 800 साल पहले महिला को शासिका बनाना बहुत बड़ी बात थी। तो ये क्या करता है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई इसने क्या किया, रिवॉल्यूशनरी काम किया। अब जो तुर्कान चहलगानी थी, इसने तो अपना डिक्लेयर कर दिया किसको सक्सेसर, रजिया सुल्तान को। लेकिन तुर्कान चहलगानी ने किसको कर दिया भाई, उन्होंने कर दिया रुकनुद्दीन को, ठीक है। रुकनुद्दीन को कर दिया, लेकिन रुकनुद्दीन ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, और उसके बाद क्या होता है, रजिया सुल्तान जो है शासिका बन जाती है। चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है। द फर्स्ट मुस्लिम विमेन रूलर ऑफ इंडिया, रजिया सुल्तान। टाइम पीरियड क्या रहता है इसका, 1236 से लेके 1240 तक इसका टाइम पीरियड रहता है भाई। अब देखो भाई, तुर्कान चहलगानी ने किसको अपना राजा माना, किसने आपका शासक माना, किसको, उसने माना रुकनुद्दीन को। लेकिन यहां पे रजिया को सक्सेसर डिक्लेयर कर चुका था इल्तुतमिश, और रजिया कैपेबल भी थी भाई, बहुत कैपेबल थी। अब देखो भाई, यहां पे इंपॉर्टेंट जो है, शी ड्रेस्ड एंड रूल लाइक मैन विच मेड द कर्टियर्स अनहैप्पी। ये भाई पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी। पुरुषों की तरह कपड़े पहनने की वजह से क्या हुआ, जो भाई कोर्ट में रहने वाले थे, जो दरबारी थे, वो इससे क्या हो गए, नाराज हो गए। अब ये भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलेशन विद मलिक याकूत एंड मैरिड अल्तुनिया। इसके जो संबंध थे भाई, वो मलिक याकूत के साथ थे, और भाई ये अल्तुनिया से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। अल्तुनिया जो था वो बठिंडा का गवर्नर था उस टाइम पे। ये गई थी भाई मतलब वहां पे मिलने अल्तुनिया से बठिंडा में। और हरियाणा में एक जगह पड़ती है कैथल, आजकल वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो वहां पे क्या होता है भाई, इसकी हत्या करवा दी जाती है, इसको मार दिया जाता है 1240 में। द मर्डर टुक प्लेस इन कैथल हरियाणा। अब देखना भाई, ये सारे मारपीट के काम जो हैं वो लगभग हरियाणा में ही आपको देखने को मिलेंगे, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चले नेक्स्ट देखें भाई। हिस्टोरियन है मिनहाज उर सिराज। मिनहाज उर सिराज क्या कहता है कि भाई भाग्य ने उसको पुरुष नहीं बनाया, मतलब फॉर्चून ने उसको क्या नहीं बनाया, उसको मेल नहीं बनाया, नहीं तो क्या होती, मतलब वो सबसे महान शासकों में उसकी गिनती होती। चले नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। इसके बाद आता है बहराम शाह। बहराम शाह भाई बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। रजिया के बाद सत्ता में आया, एक टाइम ऐसा रहता है 1240 से लेके रजिया की डेथ के बाद 66 तक, मतलब 26 ईयर लोग रूल तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इंपैक्टफुल नहीं थे। उन्हीं में एक नाम आता है भाई, बहराम शाह। चले, बहराम शाह किसके बाद शासक बनता है, वो बनता है रजिया सुल्तान के बाद। अब देखो भाई, क्या जो तुर्किश जो चीफ्स थे, उन्होंने क्या किया, कैप्चर किया और इसको
मतलब इसको बंदी बनाकर इसकी क्या कर दी भाई, बैराम शाह की हत्या कर दी। टाइम पीरियड इसका देखो 1240 से लेके 1242 तक था। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, क्वेश्चन कभी आने के बहुत चांस नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं अगर इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आ जाए इसीलिए आपको कवर करवा रहा हूं। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेके 46 तक, 4 साल तक भाई अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। अब देखो भाई ये क्या करता है, बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर छपवा देता है। ठीक है, कोइन इशू करता है और उनके ऊपर नाम जो अंकित करवा देता है वो किसका करवा देता है, बगदाद के खलीफा का। अब देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम, बलबन। बलबन को ये भाई अपॉइंट करता है अमीर हाजिब। अमीर हाजिब ये किसको अपॉइंट करता है, बलबन। और यही बलबन जाके बाद में क्या बनेगा, स्लेव डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर बनने वाला है। नेक्स्ट देखें, बलबन ने षड्यंत्र कर सुल्तान पद से हटा दिया। बलबन कॉन्स्पायर्ड एंड रिमूव्ड हिम फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सुल्तान। अब देखो ये बलबन को अमीर हाजिब अपॉइंट करता है और बलबन क्या करता है, इसी को रिमूव कर देता है गद्दी से। चले नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट आता है भाई नसीरुद्दीन महमूद। ये भाई 20 इयर्स तक रूल करता है, 1246 से लेके और 1266 तक। मैं आपको बता चुका हूं 40 से लेके 66 तक 3 लोग आते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इनको इग्नोर कर देना है, जैसे वो आजकल आपको कर रही है ना, तो ऐसे ही इसको इग्नोर कर सकते हैं। शांत स्वभाव का था भाई। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ, इसकी इंपॉर्टेंस देखो आप, मतलब इसके जो फीचर्स है वो क्या क्या बताएं हिस्टोरियंस ने भी। काम नेचर था, ठीक है, रिलीजियस था, और थोड़ा सा वो लेस कॉस्टली रूलर था, कम खर्चीला था। दूसरा भाई, खुद टोपी सील कर क्या करता था भाई, वो लाइवलीहुड के लिए टोपियां सीलता था। राजा काम कर रहा है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। चले नेक्स्ट देखें, बलबन को प्रमुख शक्ति दी जिसने आगे चलकर सत्ता संभाली, और 1266 में यही बलबन आके भाई गद्दी पे बैठ जाता है, स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे आके बैठ जाता है कौन, बलबन। चले नेक्स्ट देख लेते हैं, बलबन के बारे में देख लेते हैं भाई। 1266 से लेके 1286, 20 साल तक बलबन रूल करता है। पूरा नाम जो था इसका वो गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का टाइम पीरियड क्या रहेगा दोस्तों, 1266 से लेके 86 तक बलबन का टाइम पीरियड रहता है, मतलब वो रूल करता है। रियल नेम जो था इसका वो था गयासुद्दीन बलबन। तो कई बार ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बड़ा ध्यान देना है इनके ऊपर। रियल नेम क्या था भाई, गयासुद्दीन बलबन उसका रियल नेम था। अब वो एक टाइटल लेता है, टाइटल अडॉप्ट करता है, और वो टाइटल था नायाब ए खुदा। नायाब ए खुदा का क्या, इसका मतलब है भाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिनिधि। एक टाइटल लेता है बलबन जिसका नाम था भाई नायाब ए खुदा। ये एक पॉलिसी अपनाता है, ठीक है, इस पे बड़ा ध्यान देना है। एंड द पॉलिसी जो थी उसका नाम था स्वॉर्ड एंड ब्लड। मतलब जो इसके साथ एग्री नहीं कर रहा है, जो इससे डिसएग्री कर रहा है, या इसके सामने जो आ रहा है, मतलब जो भी इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये सीधा उसका सर कलम कर देता था। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई रक्त और लोह की नीति। अब देखें भाई, इल्तुतमिश मैंने आपको बताया था तुर्कान ए चहलगानी 40 अमीर्स का एक ग्रुप, एक काउंसिल बनाई थी। तो ये क्या करता है, अबोलिश कर देता है भाई उस ग्रुप को, और ये खुद उसका मेंबर था, क्योंकि इसको पता था कि ये इंटरफेयर करेंगे, ये टांग लेके अड़ाएंगे बीच में, इसीलिए ये क्या कर देता है, अबोलिश कर देता है, फिनिश कर देता है उस 40सा ग्रुप जिसका नाम तुर्कान ए चहलगानी था। अब ये यहां पे कुछ पर्शियन जो रिचुअल्स थे, पर्शियन जो ट्रेडिशंस थे, उनको इंप्लीमेंट करता है, और वो क्या थे, सजदा और पैबोश। ये सारी ईरानी परंपराएं हैं, और ये यहां पे इंडिया में या दिल्ली में इसको लागू कर देता है। चले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। ये एक डिपार्टमेंट बनाता है जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। ये आर्मी डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो आर्मी डिपार्टमेंट, ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था उसका क्या नाम रखता है, ये दीवान ए अर्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, बड़े इंपॉर्टेंट दो लाइक पोइट थे, वो थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये दोनों ही इसके कोर्ट में थे, मतलब इसके कंटेम्परेरी थे, इसके कोर्ट में थे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और भाई बलबन सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। और ये हत्या किसकी की भाई, कैकुबार 1287 से लेकर 1286 में इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद कैकुबार आता है, ठीक है, वो पावर में आता है,
लेकिन ये भाई कैपेबल नहीं था, ठीक है। कैपेबल नहीं था तो सिंपल सी बात है, इसी का एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम का आर्मी कमांडर था, वो क्या कर देता है, इसका मर्डर कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं भाई, गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था शमशुद्दीन कैमर्स। अब ये जो शमशुद्दीन कैमर्स था ये छोटा सा बच्चा था। इसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी का जो रूलर जिसने भाई ऊपर हमने देखा कैकुबार का जो मर्डर किया, और इस छोटे से बच्चे को भी मार दिया जाता है, और भाई दिल्ली सल्तनत के ऊपर कब्जा हो जाता है खिलजी डायनेस्टी का। एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की जाती है, और भाई उस डायनेस्टी का नाम है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी को देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं, तब तक खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।